हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल लिया था। मान लो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क करता हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके मैं इस मार्कर को इस पॉइंट से यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। ठीक है, जितना वर्क किया उतना एनर्जी मेरा खर्च हुआ। वो वर्क डन इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसी स्टोर्ड वर्क डन को एक्चुअली में हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जितना वर्क डन मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करता हूं इसको ऊपर ले जाने में, उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसके अंदर, इसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे पता चलता है? अगर आप इसको इस पॉइंट से रिलीज कर दो, छोड़ दो, तो फिर ये नीचे मोशन में आ जाता है। मोशन में आ जाता है, इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? क्योंकि इसके पास पहले से ही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट पे। वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने स्प्रिंग में भी देखा था। अगर मान लो आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो होता क्या है कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो इसके अंदर अंदर की ओर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। उस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, या आप जब इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट इसको स्ट्रेच करते हो, इस पे वर्क डन करते हो, तो वो आपका किया हुआ वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपने जो एनर्जी स्पेंड किया इसको खींचने में, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा। और स्टोर किसके फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब आप इसको छोड़ोगे तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये वापस आ जाता है। राइट, इसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। अब देखो, एक और चीज मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को मुझे कैलकुलेट करना है तो जो भी वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ा है, ये आपको अगर कैलकुलेट करना है, देन यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जैसे अगर सपोज करो यहां पे मैंने सपोज करो इसको मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे दी फोर्स लगा के, तो यहां से जब वो ऊपर जाता है तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। राइट, तो अगर मुझे ये पता करना है कि भाई कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो आप ये देख लो कि भाई इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा है। ठीक है, जो भी नेगेटिव वर्क डन किया होगा उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। देखो, मैंने इस पर पॉजिटिव वर्क किया तो मेरी सारी एनर्जी इसके अंदर चली गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी चला गया इसके अंदर। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रही है, नीचे खींचने की कोशिश करती है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना। फोर्स अगर सपोज करो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बॉडी तो ऊपर जा रही है ना, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहां से यहां तक जाते जाते ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक्चुअली किया क्या कि इसके सारे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना नेगेटिव वर्क किया होगा उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो आप इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि कितना इसका एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया ऊपर लेता जाते जाते, उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। सो चेंज इन पोटेंशियल और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स में भी वैलिड है, और हमने जो रस्सी की बात की थी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वहां भी ये वैलिड है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ये चीज वैलिड होता है जो चार्जेस के बीच का होता है, पर उसकी बात मैं अभी करूंगा नहीं, वो हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वहां पे हम करेंगे। तो फिलहाल हम मैकेनिक्स में
रस्सी की, स्प्रिंग की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, इनकी बातें करते हैं, राइट। तो इन सारे केसेस में आप देख सकते हो कि बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आता है, राइट। तो जो भी वर्क डन किया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या फिर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट या रस्सी के टेंशन के अगेंस्ट, वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पर क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हर फोर्स के लिए होगा? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था फ्रिक्शन का। अगर सपोज करो फ्रिक्शन के साथ ऐसा किया जाए तो क्या सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी रहती है? आप ग्रेविटी के केस में तो चेक कर सकते हो, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने वर्क किया, इसको छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था। यहाँ पे स्प्रिंग को पकड़ के खींच लो, तो आपने क्या किया, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, राइट। उसको छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब स्प्रिंग को खींचने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई थी जो काइनेटिक एनर्जी में बाद में कन्वर्ट हुआ। उसी तरीके से अगर सपोज करो हमारे पास तीर धनुष है, राइट, और आपने क्या किया, रस्सी को पकड़ के पीछे खींचा, तो जब आप छोड़ते हो तो यहाँ पे जो आपका जो तीर होता है, एरो होता है, वो पट से आगे भागता है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? इसका मतलब जब मैंने पीछे पकड़ के खींचा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक टेबल रखता हूँ, एकदम स्मूथ टेबल है, सॉरी स्मूथ टेबल नहीं है, सॉरी, इसके अंदर इस बॉक्स और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है, तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे इसको फट से मार के काइनेटिक एनर्जी दे देता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी देने के बाद होगा क्या, जैसे ग्रेविटेशन के केस में क्या हुआ था, फट से मैंने इसको मारा, इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो ये ऊपर गया, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये रुक गया, और फिर वो नीचे आता है, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में फिर से कन्वर्ट होने लगता है। तो यहां मैं जानता हूं यहां तक जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी थी, लेकिन क्या ये फ्रिक्शन में भी ऐसा होगा, फट से आप इसको मारो, ये धीरे 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 यहां पे आके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि भाई फ्रिक्शन इसके ऊपर काम करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसको किसी मोमेंट पे जाके रोक देता है, क्योंकि आपने इसको आगे धक्का मारा था, इसको आगे की ओर काइनेटिक एनर्जी मिली थी हाफ mv², फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लग रहा था, और फाइनली फ्रिक्शन ने इसको जाके यहाँ पे रोक दिया, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, क्या ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? अगर यहाँ पे जाने के बाद सपोज करो इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे जब वो पहुंच जाता है और उसके बाद कुछ टाइम आप रुको, तो क्या ये वापस आता है और वापस यहाँ पे आने के बाद इसको वापस से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, या फिर यहाँ पे ये परमानेंटली रुक जाएगा? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्वियस है कि अगर आप ऐसे करोगे, अगर वो एक बार रुक गया तो परमानेंटली रुक जाता है। तो इसके अंदर जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी वो गई कहां पे? तो ये तो क्लियर है कि सिस्टम के अंदर अब वो स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर स्टोर हुआ होता पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो जैसे ग्रेविटी में हो रहा था, ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे आ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी वापस वो गेन कर ले रहा है। जैसे अगर सपोज करो आप स्प्रिंग के केस में देखो, तो स्प्रिंग के केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है, छोड़ दो तो वापस वो आके वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये केस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाने के बाद वो परमानेंटली वहां पे रुक जा रहा है। इसका मतलब हमने जो काइनेटिक एनर्जी इसको दी थी, यहां आने के बाद वो जीरो हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम से खत्म, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। वो एनर्जी आखिर गई कहां पे, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली में वो जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी हमने यहाँ पे दी थी, वो एक्चुअली सारी की सारी एनर्जी सिस्टम से बाहर आ चुकी है। सिस्टम हैज लॉस्ट द एनर्जी। और नॉर्मली ये जो एनर्जी लॉस होता है सिस्टम के से, जो एनर्जी बाहर आती है वो तीन फॉर्म में नॉर्मली आती है, हीट, लाइट और साउंड। इन तीन में से या तीन फॉर्म में आपका एनर्जी वेस्ट हो जाता है। फ्रिक्शन ने, जो भी मैंने एनर्जी यहां पे दिया था, फ्रिक्शन ने क्या किया, इन फॉर्म में उन एनर्जी को वेस्ट कर दिया। या तो वो तीनों एनर्जी हो सकता है, तीनों में से कोई एक एनर्जी हो सकता है। तो अगर सपोज करो कोई ब्लॉक है, उसको अगर मैं स्लाइड करता हूं किसी सरफेस पे, तो हो सकता है जब ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, उन एनर्जी को वेस्ट करवा देता है। हो सकता है दोनों के बीच में आपको थोड़ा साउंड सुनाई दे, साउंड एनर्जी में देखो ये तीनों एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी में वो एनर्जी वेस्ट हो गया, हमने जो काइनेटिक एनर्जी दिया था। या फिर उनके बीच में चिंगारी निकले,
तो लाइट में एनर्जी वेस्ट हुआ। या फिर आप देखोगे दो सरफेस को रगड़ोगे तो उनका जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है, तो एक्चुअली आपकी दी हुई एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट, लाइट और साउंड इन तीनों में कन्वर्ट हो सकती है और आपका एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो सिस्टम में एक्चुअली वो एनर्जी रहा ही नहीं, तो आपकी दी हुई सारी एनर्जी यहां पे खो चुकी है, लॉस्ट हो चुका है। तो ये जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स ये कांड करता है, ये अलग टाइप का फोर्स है, ये एनर्जी वेस्ट करवाता है। और ऐसे टाइप के फोर्स में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी स्टोर्ड रहता है ना, सिस्टम से बाहर नहीं जाता है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जो एनर्जी हम देते हैं सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके से, जैसे मार्कर को उठा के मैंने ऊपर रख दिया तो मैंने सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर दी। कैसे ट्रांसफर किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके मैंने एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। अब ये एनर्जी सिस्टम के अंदर ही रहेगा, फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी में है, इसको छोड़ दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहां क्या हुआ, जो एनर्जी तुमने दिया वो इस फ्रिक्शन ने क्या किया, क्योंकि हमने यहां पे देखो, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क किया था, यहां पे इसको उठा के अगर रगड़ दूं तो मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करूंगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, उस एनर्जी को वेस्ट करवा देगा। किसके फॉर्म में? हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है कि वो एनर्जी वेस्ट करवा देता है, सिस्टम से उड़ा देता है। तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में वो एनर्जी मेरा दिया हुआ है ही नहीं, वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फोर्सेस, जिस फोर्सेस के केस में हम लोग इसकी बात नहीं कर सकते, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फोर्स क्या करता है, उसके अगेंस्ट अगर आप काम करोगे या वो अगर वर्क डन करेगा तो एनर्जी वेस्ट करवा देगा। ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व नहीं करता, एनर्जी को रहने नहीं देता सिस्टम में, वेस्ट करवा देता है। और इसके पहले जो भी फोर्सेस के बारे में मैंने बात की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो सारे फोर्सेस हैं, जहां पे अगर आप इसके अगेंस्ट वर्क करोगे या फिर ये फोर्सेस जब वर्क करते हैं तो सिस्टम से एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे या पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करेंगे। ये आपस में जो मैकेनिकल एनर्जी है इन्हीं में कन्वर्जन चलता है। देखो ना, मार्कर को मारो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन इसकी टोटल एनर्जी उतनी ही होगी, सिस्टम से एनर्जी बाहर नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा इनके फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो ये जो फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, जहां पे सिस्टम में ही एनर्जी होती है, जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, जहां पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। समझ में आया? तो ये ध्यान रहे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हो सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करोगे तो वो उसके अंदर रह जाएगा, जो भी आपने वर्क डन किया रहेगा वो सिस्टम के अंदर रह जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर आपने वर्क किया और एनर्जी ट्रांसफर की तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, उड़ा देगा एनर्जी को, हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में। तो ऐसे टाइप ऑफ फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और जिस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है, सिस्टम से एनर्जी लॉस नहीं होता हीट, लाइट के और साउंड के फॉर्म में, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम बात नहीं करेंगे उसकी। स्प्रिंग फोर्स है, या फिर इलास्टिक फोर्सेस, जो रबर होता है, रबर के फोर्सेस होते हैं। रबर को खींचो आप, छोड़ दो, तो जब आप रबर को खींचते हो तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, आप छोड़ोगे तो वापस आएगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके, तो उसको इलास्टिक फोर्स बोलते हैं। इलास्टिक फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये सारे के सारे जो है फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया, कहाँ गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और एग्जांपल है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, ये तुम आगे पढ़ोगे, विस्कस फोर्स, या फिर इसको विस्कस ड्रैग भी बोला जाता है। और यही विस्कस फोर्स अगर हम एयर में बात करते हैं तो उसको एयर रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये जो फोर्सेस है दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनके अगेंस्ट जो भी वर्क करोगे ना, सिस्टम ये क्या करेगा, उस एनर्जी को हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में सिस्टम से उड़ा देगा,
वेस्ट कर देगा। विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग एक्चुअली जो फ्लूइड होता है, चाहे वो सॉलिड रहे, चाहे वो लिक्विड रहे या फिर गैस रहे, उसमें लगता है। अगर सपोज करो आप किसी लिक्विड या गैस में, आप ये एग्जांपल, कोई बॉडी है, कोई बॉडी किसी लिक्विड या गैस में मूव करता है, तो ये विस्कस फोर्स उसको एक्चुअली रेजिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट लगता है। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे पानी में हाथ डालो और उसके बाद मूव करो तो आपको बड़ी डिफिकल्टी महसूस होगी, क्योंकि एक्चुअली में जब आप मूव करते हो तो पानी सामने से आपको एक फोर्स लगाता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, राइट। उसी को एक्चुअली हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ये एक फ्रिक्शन की तरह ही है, लेकिन लिक्विड के अंदर या एयर के अंदर, गैस के अंदर। यही फोर्स जब हम गैस में बात करते हैं या एयर में बात करते हैं तो उसको एयर रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इवन अगर सपोज करो आप एयर में भी ऐसे हाथ हिलाओगे तो आपको ये एयर रेजिस्टेंस फील होगा। कोई भी बॉडी जब एयर में मूव करती है तो उसको ये एयर रेजिस्टेंस सामने से फील होता है। ये एयर रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स है आपका, विस्कस फोर्स या एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन दो सॉलिड्स के बीच में, ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इनके द्वारा किया हुआ वर्क डन सिस्टम से एनर्जी को उड़ा देता है, या फिर अगर आप इनके अगेंस्ट वर्क करोगे तो वो एनर्जी सिस्टम में रहेगी नहीं, उड़ जाएगी। किसके फॉर्म में? हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में। समझ में आई बात? चलो अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको ये दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होंगी, राइट। देखो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ऐसे केस में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पहली चीज, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। पहली चीज और तीसरी चीज जो है वो लगभग एक ही है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या फिर वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो कोई फोर्स है, वो वर्क डन कर रहा है, या फिर किसी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं, कोई बाहर वाला फोर्स वर्क डन कर रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर किसी फोर्स के अंडर जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन किस पाथ से हम बॉडी को लेके जा रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो ऐसे केस में जो वो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। सपोज अगर मैं इस पॉइंट से बॉडी को उठा के इस पॉइंट पे ले आता हूं, तो जो कुछ भी वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया होगा वो, और सपोज करो वही इनिशियल पॉइंट है और मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे उठा के वापस उसी पॉइंट तक ले आता हूं, इस केस में जो भी वर्क डन हुआ रहेगा और पिछले वाले केस में जो वर्क डन था, वो दोनों के दोनों वर्क डन सेम थे, ठीक है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक सीधे जा रहा हूं या फिर इस तरीके से जा रहा हूं, दोनों ही केस में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही सिर्फ डिपेंड करे, किस रास्ते से आप जा रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपने अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स कर लिया, अब इसके बीच में आप सीधे जाओ या ऐसे जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो सेम होगा दोनों केस में। समझ में आया? इसी से हम सेकंड पॉइंट भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। देखो, अगर सपोज करो आप किसी पॉइंट से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चालू करते हो और लौट के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से गए थे, कहां से गए थे। अगर सपोज करो यहां से पूरा घूम फिर के कोई यहां पे आ जा रहा है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, क्लोज पाथ हो गया ना। अगर आपका पाथ क्लोज्ड है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। इवन अगर आप सपोज करो ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, अगेन आपका पाथ क्लोज हो गया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो आपका वर्क डन जीरो। क्लियर है? तो अगर आप कोई भी क्लोज पाथ में जाओ,
अगर आपने पाथ कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया और जहां से शुरू हुए थे वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, हाँ, जरूरी नहीं है कि वर्क डन 0 होगा हमेशा, अगर ऐसा हो रहा है कि आप जहां से शुरू किए थे घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए और आपने देखा कि भाई वर्क डन जो है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब वो फोर्स जो है जो वर्क डन कर रहा है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक्चुअली में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। किसी पॉइंट पे अगर आप घूम फिर के वापस आ जाओ तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे मैंने 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, ग्रेविटेशनल फोर्स अब नेगेटिव वर्क डन करेगा, ठीक है, और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे 5 जूल का नेगेटिव वर्क डन करेगा। फिर जब वो वहां ऊपर से नीचे आता है तो एक्चुअली में फिर पॉजिटिव वर्क डन करने लगता है और पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने लग जाता है। इस मोमेंट पे आते आते फिर से उसको सारी काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाएगी। तो ऊपर जाते समय ग्रेविटेशनल फोर्स ने 5 जूल का नेगेटिव वर्क डन किया, मतलब -5, और फिर नीचे आते आते उसने 5 जूल का पॉजिटिव वर्क डन किया, मतलब +5। तो पूरा अगर पाथ हम कंसिडर करें तो -5 + 5, टोटल वर्क डन 0। ऐसा किसी भी केस में होगा, चाहे वो कहीं भी जाए। अगर एक पूरा क्लोज्ड पाथ हम लेते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होगा। समझ में आई बात? ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मैंने शुरू में बताया था, ठीक है, इस केस में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है, नेगेटिव वर्क डन करता है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है। ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही वैलिड है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इक्वेशन अगर वैलिड है इसका मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही है। ये इक्वेशन अगर वैलिड है तो राइट। फोर्स को हम -F × dx लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम है, मैंने इसको ΔX लिख दो आप, इसी को हमने ये इक्वेशन लिख दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो ये इक्वेशन जो भी फॉलो करेगा, जो फोर्स फॉलो करेगा, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। अब अगर हम लोग बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, राइट। इन सारे फोर्सेस को एक और नाम दे रखा है जो कई बार आप शायद सुनोगे, जिसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। देखो जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं दे ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, राइट, क्योंकि ऐसे केस में एनर्जी सिस्टम से बाहर वेस्ट नहीं होता। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि वो फोर्सेस जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, या फिर एक फिक्स पॉइंट होता है, इससे कितना दूर है आपका पॉइंट उस पर डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन शॉर्ट मतलब इस फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो ये सिस्टम है। देखो आपका जो सिस्टम होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो मैंने आपको बताया था देयर हैज टू बी सिस्टम। एक सिंगल बॉडी का या सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक तो कोई दूसरा बॉडी ना हो, राइट। तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ बॉडीज होना चाहिए जिनके बीच में फोर्सेस लगने चाहिए, तब आप उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हो। और वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब वो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं दे ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं, ऑब्जेक्ट को यहां डाल दूं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, या फिर इन दोनों के पोजीशन पे एक हिसाब से बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिस्टेंस पे, ये किस वेलोसिटी से यहाँ पे घूम रहा है या फिर ये किस वेलोसिटी से भाग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है बस उसी पे डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं,
भाई ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक फिक्स पॉइंट है, उससे कितना डिस्टेंस है बॉडी का, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स बोलेंगे, राइट। और इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, वो भी सेंट्रल फोर्स ही है। क्योंकि अगर सपोज करो स्प्रिंग अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये बॉडी पे यहाँ पे फोर्स इतना लग रहा है, मान लो आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया है और इस पर एक पर्टिकुलर स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। अगर आपने सपोज करो ये डिस्टेंस बदल दिया, ज़्यादा कर दिया, तो इससे क्या होगा? ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी आप देखोगे जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक्चुअली ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी सेंट्रल फोर्स के अंडर आएगा। जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? तो चलो भाई अब हम बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव आ जाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या पहचान है? अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। सिंपल है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। इस केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे भी पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट सेम होगा। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, किस पाथ के अलॉन्ग लेके जा रहे हो, और दूसरा वर्क डन डजंट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन भले ही सेम रहे, उसके बाद भी अगर आपका फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसे केस में अगर आपने पाथ बदल दिया तो आपका वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो अगर सपोज करो आपके पास फ्रिक्शन का हमने एग्जांपल देखा था। फ्रिक्शन क्या था? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, राइट। तो अगर मान लो हमारे पास एक इस तरीके से टेबल है राइट, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट तक हम इस ऑब्जेक्ट को लेके आए। अगर आप इसको सीधे घसीट के लेके जाते हो आगे ऐसे, ठीक है, तो फ्रिक्शन अपना काम करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। जितना वर्क डन फ्रिक्शन करेगा उतनी ही वो एनर्जी लॉस करवा देगा, क्योंकि वो वर्क डन जो करता है फ्रिक्शन, वो एनर्जी रहने नहीं देता। उतना एनर्जी वो क्या करता है? हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में उड़ा देता है। तो जो भी फ्रिक्शन वर्क डन करेगा उतना एनर्जी सिस्टम से बाहर चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अगर सपोज करो बॉडी को इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक मैं इस रास्ते लाता हूं, तो फ्रिक्शन कम एनर्जी उड़ाएगा। लेकिन अगर इसको मैं घुमा के यहां से घसीट के यहां तक लाता हूं, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन द्वारा एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। मतलब ऐसे केस में फ्रिक्शन ज्यादा वर्क कर रहा है, इस केस में फ्रिक्शन कम वर्क कर रहा है। मतलब फ्रिक्शन द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट किस रास्ते से जा रहे हो। इस रास्ते से वर्क डन अलग होगा, इस रास्ते से वर्क डन अलग होगा, भले ही आपका पॉइंट सेम है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों केस में सेम होने के बावजूद वर्क डन अलग अलग है ना। बाद में बीच की बात भी कर लेते हैं कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ जीरो था, लेकिन फ्रिक्शन के केस में नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। देखो अगर सपोज करो आप इस रास्ते से यहां पे जाते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे लेके चले गए, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रिक्शन ने किया। जितना वर्क डन फ्रिक्शन ने किया उतनी एनर्जी बाहर चली गई। ठीक है उसके बाद और देखो याद रखना, वर्क डन इस केस में फ्रिक्शन द्वारा जो वर्क डन किया गया वो नेगेटिव है, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो मान लो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव वर्क डन हुआ होगा। लेकिन अगर सपोज करो आप उसको वापस घुमा लाते हो और इस डायरेक्शन में बॉडी आती है, तो इस डायरेक्शन में जब बॉडी आएगी तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन क्या करेगा, अब उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के फिर से उसकी एनर्जी कम करेगा। इसका मतलब होगा क्या कि यहां से अगर यहां तक बॉडी गई और फिर वापस यहां से यहां तक आई, तो वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुकी है, लेकिन उसका डबल एनर्जी लॉस होगा। यहां जाने पर भी एनर्जी लॉस होगा, वापस आने पर भी एनर्जी लॉस होगा। वर्क डन नेगेटिव में होगा और दुगना हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन जीरो नहीं होगा। ग्रेविटेशन के केस में ऐसा अलग था, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव वर्क डन, जब बॉडी नीचे आ रही है तो पॉजिटिव वर्क डन। टोटल वर्क डन जीरो अगर वो अपने पोजीशन पे आ जाती है। तो इस केस में बॉडी अगर आगे जाएगी तो भी नेगेटिव वर्क डन, पीछे आ रही है तो भी नेगेटिव वर्क डन, टोटल वर्क डन डबल हो जाएगा और डबल एनर्जी लॉस होगा। समझ में आ रहा है?
तो ये आपका जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यही सेम केस आपका विस्कस फोर्स के साथ होगा या एयर रेजिस्टेंस के साथ होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? क्लियर है? बाकी दूसरी बात, ये जो आपको मैंने इक्वेशन बताया था, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वह आप कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही दे सकते हो, क्योंकि भाई इसमें तो एनर्जी स्टोर ही नहीं होता, वो तो एनर्जी लॉस हो जाता है, राइट? तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इक्वेशन वैलिड, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है? सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।